तो बेटा देखो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें न्यूटन ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था अपना, उसमें उन्होंने कहा था कि एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स मतलब कोई भी दो बॉडी, हर दो बॉडी इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट्स ईच अदर। जिसके पास भी मास होगा ऐसे हर वो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो एवरी टू बॉडीज़ इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरे यहाँ पे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे बेटा। ये आपका m1 मास है, या इसको m2 बोल देता हूँ, और ये यहाँ पे आपका m1 मास रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट मास का मतलब क्या है? पॉइंट मास का मतलब है इनका साइज़ काफ़ी छोटा है इनके बीच में जो दूरी है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट मास का ही कंसेप्ट लगाते हैं। तो ऐसे केस में इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इन दोनों पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पहली बॉडी पे इस तरफ अट्रैक्ट करेगी अगली बॉडी, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ऐसे दूसरी बॉडी पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा m1 द्वारा, वो m1 की तरफ होगा। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस हो गए। इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स ऑन वन, है ना, फोर्स ऑन वन बाय टू दूसरे बॉडी द्वारा, और इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स ऑन टू, ऑब्जेक्ट टू पे लगने वाला फोर्स है पहली बॉडी द्वारा बाय वन। ये बात क्लियर होती होगी। इनकी बीच की जो दूरी है, लेट सपोज वो दूरी को मैंने मान लिया स्मॉल आर, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर की दूरी पर है। तो ऐसे में न्यूटन ने कहा था कि इनके बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब दोनों ही मास पे डिपेंड करता है, कोई भी एक बढ़ा या घटा तो उसका सीधा असर आएगा फोर्स पे। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों के सेंटर से जो दूरी है इन दोनों के बीच की, उस दूरी के स्क्वायर टाइम्स डिपेंड करता है उस पर इन्वर्सली। ठीक है ना, इसका मतलब ये घटता ज़रूर है और साथ ही साथ स्क्वायर पावर के साथ, मतलब तेजी रेट से घटता है। ठीक है, अच्छा अगर इनको कंपेयर करके देखें दोनों को साथ में, तो ऑन कंबाइनिंग फोर्स जो है फाइनली m1 m2 के प्रोपोर्शनल है, साथ में r स्क्वायर के। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है कि नहीं? और आपको पता है फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगी, उसको यहाँ पे उस कांस्टेंट को दिखाते हैं कैपिटल G से, और ये फॉर्मूला हमारा बना m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है G, इसको हम कहते हैं सबसे पहली बात यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है G बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। आप यूनिट तो इसकी यहाँ से पता कर सकते हो, G को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये इसका न्यूटन मल्टीप्लाई में आया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दोनों मासेस के प्रोडक्ट को डिवाइड में ले जाओ kg इंटू kg स्क्वायर। ठीक है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये था न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें उन्होंने बताया कोई भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट जब r दूरी पे रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स लगाते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, दोनों को कंबाइन किया तो ये बना, और ऐसे में प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट आया जिसको हम कैपिटल G से दिखाते हैं। इस कांस्टेंट को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर होती है। चलो अब यहाँ तक तो समझ लिया, ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया। अब देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर होता है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रखा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन का लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा। अगेन देखो ये दोनों हमारे पॉइंट मासेस थे, m1 m2, ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, और ये इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये इसके बीच की डिस्टेंस जो थी वो थी स्मॉल r। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको मैं बोलूँगा फोर्स ऑन बॉडी 1/2, उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाया। ठीक है ना, अब सारा वेक्टर फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं, और दिस इज फोर्स ऑन बॉडी 2/1 वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब देखो ये जो इनके बीच की दूरी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट का हमें डायरेक्शन चाहिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट का हमें डायरेक्शन पता होना होगा। तो जब फोर्स m1 पे कंसीडर करेंगे ये वाला फोर्स, तो देखो ये फोर्स किधर से डायरेक्टेड है, ये m1 से m2 की तरफ डायरेक्टेड है ना, ये वाला फोर्स m1 मास से m2 मास की तरफ डायरेक्टेड है। तो जब m1 पे लगाने वाले फोर्स की बात करेंगे, फोर्स ऑन बॉडी 1/2 विल बी इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड तो देखो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो पूरा का पूरा हमें पता ही है पहले से, तो वो होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू, अब डायरेक्शन के लिए कोई ना कोई यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस डायरेक्शन के लिए बता रहा हूँ, देखो जब m1 पे लगने वाले फोर्स को देख रहे हैं, तो ये अगर मान लो इसको छोड़ भी दिया हमने, फ्री छोड़ दिया, तो देखो इसकी मूव करने की टेंडेंसी किधर है, m1 से m2 की तरफ, मतलब इस तरफ के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा ये। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो आएगी फ्रॉम 1 से लेकर 2। ऐसे डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम बोल देते हैं, यहाँ से जो यहाँ तक की तरफ डायरेक्टेड है उसको मैंने बोल दिया r12, मतलब दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। और जो m2 से m1 की तरफ डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं बोल देता हूँ r2 to 1। ठीक है, ये डायरेक्टेड है फ्रॉम बॉडी 2 to बॉडी 1 की तरफ। ठीक है, तो जब फोर्स ऑन 1/2 देखेंगे तो ऐसे केस में यूनिट वेक्टर का जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी r12 आएगा। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड है फ्रॉम बॉडी 1 to बॉडी 2। ठीक है, ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन का आएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसे सिमिलरली F21 क्या होगा, वो होगा इक्वल्स टू g m1 m2, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और साथ में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा r221। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा ये होगा इनके वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, है ना। साथ में इसको चलो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे एक बात देखो, हमें पता है कोई भी वेक्टर, जैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कंपैरिजन कर लेते हैं, तो r12 जो है उनका मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर है, ये मुझे पता है, r21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, पर वेक्टोरियली इनको इक्वल नहीं बता सकते क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो r12 को अगर मैं इक्वल लिखूँ r21 के, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। इससे ये समझ में आता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है ना, तो r12 को मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स r21। एक काम करते हैं, किसी भी फोर्स का एक्सप्रेशन ले लेते हैं, मान लो ये वाला ले लिया पहला वाला, तो यहाँ पे आप एक नोट करने वाली बात ये देखो, इसको नोट पॉइंट में डाल देता हूँ मैं, कि यहाँ पे F यदि 1-2 की बात करूँ तो वो आता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर टाइम्स यूनिट वेक्टर r12 और g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस r12 को बेटा मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स r21। ठीक है, मैंने r12 को रिप्लेस किया माइनस टाइम्स r21। तो यहाँ पे देखो ये माइनस आगे लो, ये बना g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर टाइम्स r21। ठीक है ना, और बेटा देखो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर टाइम्स r21, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r21, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F21, तो इसको मैंने लिख दिया, माइनस साइन रहा F21, और यहाँ पे क्या चल रहा है F12।
तो इससे एक बात पता चली कि जो फोर्स ऑन बॉडी 1 होता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 होता है। मतलब जो 1 के ज़रिए 2 पे लगाया जाता है वही 2 के ज़रिए 1 पे भी लगाया जाता है। पहली बात मैग्नीट्यूड में बराबर है और साथ ही साथ इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मतलब मैंने उसी को वेक्टर, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन पहले से थी उसी को मैंने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं एक बात आपको स्टेटमेंट के रूप में बोल सकता हूँ, सीधी सीधी बात, वो ये कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज, ये F12 और F21, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज आर सिंपली, मतलब एक एग्जांपल है किसका, एक्शन रिएक्शन फोर्स का, कि मतलब अगर एक ऐसा एक्शन देखे तो अगला क्या होता है उसका रिएक्शन, ठीक, एक मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज आर सिंपली एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। तो ये बात ध्यान रखना कि जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या जो हमारे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो सिंपली एक्शन रिएक्शन फोर्स का एग्जांपल होता है। अब देखो, अब इसके ऊपर एक सिंपल एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ये मान लो आपके दो मासेस है M1 और ये M2 है, ठीक है, M1 और M2 है। अब देखो इन दोनों को मान लो r डिस्टेंस दूरी पे रखा गया है, ओके। तो ये M1 मास है, M2 मास है, दोनों को r दूरी पे रखा गया है। सवाल ये पूछा गया है कि इफ द इनिशियल कंडीशन ये है, ठीक है ना, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम या बिटवीन द टू मासेस, if the separation between the two masses is doubled by what factor the force will change। तो फोर्स किस फैक्टर से चेंज होगा। डबल मतलब इसको 2 के फैक्टर से बढ़ा दिया हमने डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को, तो फोर्स किस फैक्टर से चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा या घटेगा जो भी है तो वो किस फैक्टर से करेगा। समझ में आती है इतनी बात। तो अब देखो सीन कुछ ऐसा, ये तो पहला सीन है, पहले वो आध दूरी पे रखे गए थे, अब किया क्या गया है, इनको अब ज़्यादा दूरी पे ले गए। बात का सिचुएशन ये कुछ ऐसा है, M1 मास और ये M2 मास थोड़े ज़्यादा दूर है। ऑब्वियस ही बात है, ये लगभग दिखने में सेम लग रहे, पर आप इमेजिन करके चल सकते हो कि मैंने इनकी दूरी बढ़ा के दिखाई है, ठीक है। ये दूसरा सीन ये है कि अब डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर हो गई है इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है। ये सेकंड सिनारियो है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखते हैं। देखो पहले सिचुएशन में जो F1 रहा होगा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कितना बनेगा। देखो फोर्स सिंपली होता है पहले सिचुएशन में, तो ये बनेगा G M1 M2 अपॉन r²। ये आपके पहले सिचुएशन का फोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, F2। अब जो लगने वाला फोर्स है मैं मान के चल रहा हूँ चेंज हो चुका है, तो ये जो नया फोर्स बनेगा वो देखो ये कांस्टेंट, ये तो चेंज होने नहीं है, मासेस बॉडीज़ की चेंज नहीं हुई है, M1 M2, हाँ डिस्टेंस ज़रूर चेंज हो गया है। तो नीचे अब आएगा 2r का स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, डिस्टेंस अभी 2r हो चुका है, तो 2r का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ G M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r²। 4 को मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ 1/4, ठीक है। अब इसको गौर करो, ये पूरा का पूरा क्या है, F1 ही तो है, ये देखो है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, F1 ही तो है। तो इसको मैं इधर F1 से रिप्लेस कर सकता हूँ इस टर्म को, और नीचे डिवाइड में 4 आ रहा है इसके। तो F2 जो मतलब फाइनल फोर्स है वो सिंपली इनिशियल फोर्स का 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। और उसने मेरे से फैक्टर पूछा था, तो मैं ये बताऊँगा कि द फोर्स, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। देखो इनिशियल से 4 का डिवाइड करो इनिशियल फोर्स पे, तब जाके आपको फाइनल फोर्स मिल रहा है। तो इससे मेरे को एक बात क्लियर हो रही है कि ये जो फोर्स है आपका फाइनल फोर्स, वो इनिशियल फोर्स के मुकाबले क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। और किस फैक्टर से बेटा, 4 के फैक्टर से, ठीक है। तो द फोर्स विल
डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 टाइम डिक्रीज हुआ है ना, तो ये वो फैक्टर है जितने टाइम्स डिक्रीज हुआ है। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। अब देखो इस जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इस वाले सवाल में सिमिलर जैसे ही सवाल है, सिचुएशन पूरा सिमिलर है, बस इस बार क्या हुआ आपको, वही दो मासेज है, m1 मास बराबर मान लीजिए m है और m2 मास उसने बोल रखा है 2m है, मतलब ये इसका ट्वाइस है। ठीक है ना, m2 मास इसका ट्वाइस है। ठीक है, ये इनके बीच का सेपरेशन, डिस्टेंस इनके बीच का r है। ओके, ये बात क्लियर होती होगी। तो अब मैंने आपको सवाल ये बना के दिया है कि बाय व्हाट फैक्टर द फोर्स विल चेंज, बाय व्हाट फैक्टर द फोर्स विल चेंज। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि मैंने चेंज क्या किया इसमें, तो चेंज को मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। चेंज मैंने ये किया है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने ट्वाइस कर दिया है, 2r कर दिया इनके बीच का सेपरेशन, और साथ में m1 मास जो था, m1 मास को भी मैंने ट्वाइस कर दिया है, और जो m2 मास था, m2 मास उसको मैंने आधा कर दिया, या कह लो उसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया, चलो, या m3 कर दिया, चलो m/3 कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, m2 मास की वैल्यू चेंज कर दी, है ना, m2 मास की वैल्यू अब चेंज कर दी, m1 मास की वैल्यू भी चेंज कर दी, इसको मैंने 2m कर दिया। ठीक है, इनिशियली जबकि ये m के बराबर था और यहाँ पे ये 2m के बराबर था, और सेपरेशन इनके बीच के सिस्टम का 2r कर दिया। या तो इस सवाल को ऐसे भी ले सकते हो आप कि एक सिस्टम ये दिया हुआ है मैंने, एक सिस्टम ये दिया हुआ है, और दोनों के फोर्स कंपेयर करके बताइए कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितने टाइम्स है इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का। तो वही बात है, चलो सवाल को ऐसा कर लेते हैं, बाय व्हाट फैक्टर द फोर्स विल चेंज के जगह, क्योंकि जनरली ये नॉन रियलिस्टिक जैसा लगता है कि मास को आपने कैसे 2m कर दिया, मास तो आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि मैं कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक अलग से सिचुएशन सिनारियो को इमेजिन किया है, तो कोई बात नहीं, मैं ये लिख देता हूँ, फोर्स को मैं ये बना देता हूँ क्वेश्चन को कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ F1 एंड F2। F1 एंड F2 मैं इसको बोल रहा हूँ, F1 जो पहले वाले सिस्टम पे लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और F2 मैं दूसरे वाले सिस्टम पे लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के रेशो को आप बताइए। तो सिंपल बात है, पहले हम F1 निकालेंगे, मतलब पहले वाले सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, G टाइम्स M1 M2। अब M1 क्या है, उसका स्मॉल m है, M2 क्या है, 2m के बराबर है, अपॉन r स्क्वायर, r तो r है। ठीक है, तो ये देखो G m इंटू m स्क्वायर बना अपॉन r स्क्वायर, और इंटू क्या रहा 2, फैक्टर को अलग लिख लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में ईजी रहेगा हमें। अब देखो नेक्स्ट जो है F2, सेकेंड वाले सिस्टम में जो फोर्स है वो क्या है, G m1 m2, m1 है 2m, m2 है m/3 अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर मतलब इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, ट्वाइस हो चुका है, तो इसको लिखूंगा 4r स्क्वायर। ठीक है ना, 2r का होल स्क्वायर कर दिया जिसमें r का स्क्वायर r स्क्वायर बना और 2 का स्क्वायर 4। फाइनली इसको दोबारा अगर मैं अरेंज करके लिखूँ, ये बना G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और देखो ये ऊपर फैक्टर है 2 का, इससे तो ये 2 टाइम्स कटा, और नीचे 3 आ रहा है, मतलब नीचे बना 1/6। नीचे क्या बना 6, ये 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 बचा, 3 2 जा 6। ठीक है, देखो इसको ऑब्वियस ही बात है मैं F1 लिख सकता हूँ, है ना, F2 बराबर F1 और बाई 6 बना, या F1 को इसके डिवाइड में ले जाओ तो F2 रेशो F1 या डिवाइडेड बाई F1 इज 1/6, या मान लो उसके अकॉर्डिंग अगर बोले कि उसने F1 को पहले बोला है तो हम F1 को रेसिप्रोकल ले लेते दोनों तरफ, और रेसिप्रोकल लेके बताते कि यहाँ पे जो है F1 रेशो F2 आ रहा है कितना, 6:1, एज सिंपल एज दैट। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, दोनों फोर्सेस को निकाला, एक दूसरे से कंपेयर किया और इनका रेशो निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है बेटा, अब देखो, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है ग्रेविटी, या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखते हैं।
देखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले तो ग्रेविटी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो जैसे दो बॉडीज़ है, हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। तो यदि अगर इनमें से एक बॉडी को हम अर्थ फिक्स कर दे, मतलब अब से जब भी दो बॉडीज़ हुआ करेंगी उसमें से एक हमेशा अर्थ हुआ करेगा और दूसरी बॉडी कोई भी इसके सरफेस पे रख दो या तो किसी हाइट पे रख दो, कहीं पे भी रखो, तो जो दूसरी बॉडी होगी वो कोई भी जनरल एम मास का हो सकता है, बट ये अर्थ होगा। एक बॉडी को हम फिक्स कर देंगे अर्थ, तो इसके मास को हम बोलते हैं एम ई, ठीक है ना। ई सबस्क्रिप्ट लगा देते, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इफ वन ऑफ द टू बॉडीज है ना, वन ऑफ द टू बॉडीज इज अर्थ, then the gravitation या then the force of gravitation is referred as, इसी को हम बोलते हैं is referred as gravity। तब हम स्पेशली बस इसको ग्रेविटी बोल देते हैं। ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है, बस अगर एक बॉडी हमें ये पता है पहले से कि वो अर्थ है तो हम उसको बोला करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ग्रेविटी, सिंपली ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो, अब इस पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। देखो हर फोर्स के पास एक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा दे, है ना। फोर्स लगेगा अगर किसी बॉडी के अंदर तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। तो अब मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे अर्थ जो है हर इसके सरफेस के ऊपर रखने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई कर रही है। तो मुझे ये पता करना है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना। तो उस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस करी गई एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो ये है मेरा कंसेप्ट। तो अब देखो दी एक्सेलरेशन, पहले इसको बता देते हैं। एक्सेलरेशन, दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ये इसको ऐसे लिख देते हैं, दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ अ बॉडी या इन द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस किया जाता है अर्थ के ग्रेविटी द्वारा, उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा अब आगे देखो, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू, इसको डिराइव कर रहे हैं, बहुत छोटा है, 2 स्टेप का है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये पता है कि फोर्स जो लगता है, मान लो यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है ना। हमें पता करना है ये इस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा सकता है अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और ऑब्वियस ही बात है, जो इसका रेडियस होगा अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का, उस रेडियस को हम बोलते हैं आर ई सबस्क्रिप्ट लगाते हैं हम अर्थ के लिए। तो देखो फाइनली हमें पता है फोर्स जो है, फोर्स क्या बनेगा इन दोनों के बीच में, m1 m2। तो देखो फोर्स जो बनेगा वो है g टाइम्स m1 m2। अब m1 क्या है, m1 सिंपली m है, और m2 दूसरा वो ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो उसके मास को लिख दिया me, ठीक है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे इसका सेंटर मान लो ये कोई स्फेयर था, है ना, स्फेयर हो स्क्वायर हो बात एक ही है। तो इसका जो सेंटर वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा,
तो ये सेंटर से जो भी सरफेस से इसके सेंटर तक की जो ऊंचाई है ना बेटा, वो अर्थ के रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है। अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर के करीब होता है ना, तो 6400 किलोमीटर्स के आगे इसका जो भी इसका रेडियस होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो हम मानते हैं इन दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो अर्थ के रेडियस के ही बराबर है। तो जो सेंटर्स के बीच का जो मैं सेपरेशन रखूंगा वो है आर ई का स्क्वायर। समझ में आती है वाली बात। और हमें देखो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है ना, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वो हमने सीखा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये लिख देता हूं मैं, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो हमें पता है वो बताता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो देखो ये वाला है स्मॉल में, स्मॉल एम, और एक्सेलरेशन क्या है, इस पे अर्थ का प्रोड्यूस करा गया एक्सेलरेशन, तो ये जी एक्सेलरेशन से अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो एम इंटू जी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके प्रोड्यूस करे गए जो एक्सेलरेशन है उसको स्मॉल जी बताया है। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, तो ये बन गया एम जी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा और इक्वेशन सेकंड के द्वारा, दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट तो सेम फोर्स किया जा रहा है ना, ये दोनों सेम फोर्स है, तो इसको इक्वेट करो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास ये बना m इंटू जी बराबर है जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। क्लियर है, डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो अब देखो स्मॉल एम तो दोनों तरफ से कट गया, मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट कट गया, तो स्मॉल जी की वैल्यू आई इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर ई का होल स्क्वायर, जहाँ पे एम ई मास ऑफ अर्थ है और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा देखो बेटा, मैंने तो इसको इसके सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसके सरफेस पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा वो पता चल गया मुझे। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ के सरफेस से किसी एच हाइट पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ आपने लिया हुआ है वो बढ़ जाएगा, आपको आर ई प्लस एच करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये किसी हाइट पे होगा ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो और मान लो किसी एच हाइट पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को मैं जनरल आर से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आर क्या है, अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की दूरी। ठीक है ना, सरफेस पे रखा होगा तो ये सिंपल कैपिटल आर लेना है हमें रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, और अगर किसी एच हाइट पे रखा होगा तो आर ई प्लस एच, जो कि ये स्मॉल आर से दिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है ना, एक ही बात है। तो फिलहाल मैंने सरफेस के लिए ड्राइव करा है। अगर आपको किसी हाइट पे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछे तो आपको अर्थ के सेंटर से उसके सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस रखना है। ठीक है, ना कि सिंपल आर ई। ओके, चलो, तो ये बना जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये इसका एक्सप्रेशन बना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। ठीक है ना, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्चुअली कैपिटल जी की वैल्यू पता है। अगर उसकी वैल्यू पुट करें 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 6 इंटू 10⁻24 के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है इट इज़ 6400 किलोमीटर होता है, मीटर में रखे तो इंटू 10⁻3। अब जब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है निकल कर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू पता चलती है, इट इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, तो एक देखो साथ साथ में आप इसको मत भूलना, ऊपर हमने एक चीज़ नोटिस करा है इस स्टेप पे, ये तो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे रखा हो या जिस भी हाइट पे रखा हो जिस पे कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका देखो मास दोनों तरफ से कट गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने अर्थ के सरफेस पे कितने मास का ऑब्जेक्ट रख रखा है उस पर ये वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो यहां मैं नोट पॉइंट बना के इसको बता देता हूं। तो जो एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट depend, the acceleration due to gravity does not depend on the mass of the body, does not depend on the mass of the body. ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं, इन वैक्यूम, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो वैक्यूम के अंदर ही होता है। तो वैक्यूम के अंदर ये टेस्ट करा गया, ये देखा गया एक्चुअली एक फेदर था और एक भारी ऑब्जेक्ट, कोई भी नेल वगैरह इस तरीके का लिया गया और दोनों को बहुत एच हाइट से, मतलब बहुत ऊंचाई से गिराया गया। तो ये देखा गया जब वैक्यूम में ये टेस्ट परफॉर्म किया गया तो देखा दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे गिरे। इसका मतलब दोनों की फ्री फॉल के दौरान जो उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो सेम रेट से हो रहा था, वो उनके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये लगता है कि फेदर तो बहुत नीचे आता, बहुत देर से आता है नीचे, है ना, वो इसीलिए क्योंकि एयर का प्रभाव पड़ता है उस पर। तो जो ऊपर एयर का पुश लगता है एज अ रिजल्ट वो बहुत धीरे धीरे नीचे आता है। तभी मैंने कहा कि ये सारी बातें वैक्यूम में वैलिड है। मीडियम नहीं होना चाहिए, वरना मीडियम जो चीज़ें जिनके सरफेस बहुत बड़े होते हैं उन पे क्या करता है, एयर का पुश लगता है और एज अ रिजल्ट वो थोड़े धीरे धीरे आता है। और जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है बट भारी होता है वो हमें ज़्यादा जल्दी आते हुए दिखता है क्योंकि उस पर अपोजिशन एयर का कम लगता है, सरफेस छोटा होने की वजह से, है ना। तो हम ये सारी बातें वैक्यूम के लिए कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलो देखो बेटा, ये मैंने अर्थ के लिए निकाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी अर्थ के सरफेस पे निकाला है। पॉइंट नोटिस करने वाली क्या है, अगर वो मेरे को अर्थ के सरफेस पे नहीं किसी एच हाइट पे पूछे तो यहाँ पे सेंटर से अब जो इस ऑब्जेक्ट की दूरी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आर ई प्लस एच, जिसको हम सिंपल स्मॉल आर से दिखाते हैं, जहाँ पे स्मॉल आर और कुछ नहीं है, इट इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच जब एच हाइट पे हुआ करेगा। तो ये तो हमें अपना से ध्यान रखना है वाली बात। दूसरी बात, अगर यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो हमें मून पे निकलवाए, बोल देगा कि मून का जो मास है वो अर्थ के मास का इतना टाइम्स छोटा है और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का इतना टाइम्स है, ऐसे करके वो सारी चीज़ बातें बता देगा आपको और फिर पूछेगा कि बताओ अब मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। तो हम उनकी वैल्यूज, तो ऐसे केस में अगर मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता करनी है तो ये तो देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन यहाँ पे मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ मून आएगा, और यहाँ पे जो है अगर सरफेस पे रखा है तो क्या आएगा, रेडियस ऑफ मून। ये बात क्लियर होती है। तो डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता करनी है तो वहाँ पे प्लैनेट का मास आ जाएगा इन जनरल, और यहाँ पे प्लैनेट का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जनरलाइज कर दिया।